हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का था इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कितने टाइप के सेक्टर देखे थे, 4 टाइप के सेक्टर्स। कौन कौन देखे थे, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या देखे थे कि कोई भी पॉपुलेशन हो गया, ऑल बिलोंग्स टू हाउस होल्ड सेक्टर्स। इसमें एग्जाम्पल क्या देखे थे हम लोग, जॉन का, जो कहाँ काम करता था, कोल इंडिया लिमिटेड में काम करता था। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड में करता था, वो कोल इंडिया से वहाँ क्या उसको मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था। और मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल देखे थे, वो क्या थे, वो भी हाउस होल्डर सेक्टर से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका खुद का रिलायंस ट्रेड इंडस्ट्री था। उनका क्या था, वहां से रिलायंस ट्रेड से वहां से वो लोग वो प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है, प्रॉफिट उनको मिल रहा था। यहाँ तक देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर क्या था, एक्सटर्नल सेक्टर में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर को अच्छे से समझे थे। उसमें क्या एक एग्जाम्पल लिए थे, इंटरप्राइजेज वाला एग्जाम्पल लिए थे। ये इंटरप्राइजेज क्या होता है, कैसे एक एंटरप्रेन्योर आता है, कैसे कैपिटल लगा लाता है, कैसे नेचुरल रिसोर्स लाता है, कैसे लेबर लाता है, फिर आउटपुट क्या होता है, फिर उसमें आउटपुट में गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, ये सब देखे थे। फिर उसमें इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स देखे थे कि क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, जो अभी कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है। फाइनल गुड्स क्या होता है, जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। फाइनल गुड्स कितने टाइप का देखे थे, 2 टाइप के, एक देखे थे कंजम्पशन के लिए, एक देखे थे कैपिटल। फाइनल गुड में कैपिटल का क्या एग्जाम्पल लेते थे, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हम लोग कहाँ यूज कर रहे थे, एग्रीकल्चर में अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, कंजम्पशन में भी 3 टाइप का देखे थे, एक ड्यूरेबल था, एक नॉन ड्यूरेबल था, एक सर्विस था। ठीक है, ड्यूरेबल किसको कहते हैं, जिसका लाइफ ईयर 3 ईयर से ज्यादा हो। नॉन ड्यूरेबल किसको कहते थे, जिसका लाइफ ईयर 3 ईयर से कम हो। और सर्विस किसे कहते थे, एजुकेशन का, कोई भी एजुकेशन, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, उसको सर्विस में आता था। चलिए ठीक है, सबका डिफिनेशन देखे थे 1 बाय 1 करके। उसके बाद अच्छे से समझे थे इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स के बारे में अच्छे से समझे थे। उसके बाद कैपिटल गुड्स समझे थे। कैपिटल गुड के कितने क्राइटेरिया देखे थे, 3 क्राइटेरिया देखे थे। उसमें क्या क्या 3 क्राइटेरिया होता था कैपिटल गुड्स होने के लिए, कि पहला तो ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, वो मैनमेड द्वारा बनाया जाना चाहिए। और दूसरा, उसको अगेन इनपुट में यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या था, कि वो जल्दी ट्रांसफॉर्म ना हो, उसको बार बार कंज्यूम हो सके उसको हो। ये 3 क्राइटेरिया था कैपिटल गुड्स का। अब एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स का क्या होता है। क्या एग्जाम्पल देखे थे, एक वॉशिंग मशीन का देखे थे। कोई एक पर्टिकुलर बंदा वॉशिंग मशीन खुद के लिए परचेज करता है तो कंजम्पशन के लिए हो जाता है। और वही वॉशिंग मशीन कोई बिजनेसमैन लॉन्ड्री वाला परचेज करता है तो क्या हो जाता है, उसके लिए वो कैपिटल गुड हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या एग्जांपल देखे थे, कार वाला देखे थे। कोई अगर कार अपने खुद के लिए परचेज करता है तो उसके लिए वो कंजम्पशन गुड बन जाता है। और वही वही कार अगर किसी ओला या खुद के लिए बिजनेस के लिए खरीद परचेज करता है, वो क्या हो जाता है, उसके लिए कैपिटल गुड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या देखे थे, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स देखे थे। इसका एग्जाम्पल कैसे समझे थे, टी लिप्स के थ्रू, कि कोई अगर बंदा टी लिप्स खुद के लिए अगर परचेज करता है घर के लिए तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। और वही अगर टी लिप्स कोई टी सेलर परचेज करता है तो उसके लिए फाइनल गुड्स, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। और वही वही कोई बंदा अगर टी लिप्स अपने खुद के लिए परचेज करता है तो उसके लिए फाइनल गुड्स बन जाता है वो। और वही कोई टी सेलर उस टी लिप्स को परचेज करता है, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। वो टी सेलर उस टी लिप को कप ऑफ टी में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करेगा। इसके बाद समझे थे कि लास्ट ट्रांजिशन इन द मार्केट क्या होता है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं आज इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, द पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट विच कंप्राइजेज फिजिकल कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें कि इन्वेस्टमेंट ये है कि कोई भी फाइनल आउटपुट आ रहा है उसका कोई पार्ट है। ठीक है, जैसे में कि आप कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आउटपुट कुछ आएगा, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा उसमें से, कि कोई भी पार्ट लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में वो कैपिटल ही लगा रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो पार्ट ऑफ द आउटपुट है ना। आपका जो इंडस्ट्री से आउटपुट निकला वो पार्ट ऑफ द आउटपुट है। तो इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द आउटपुट है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री इज नॉट मेजर एट मनी इन बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट कह देगा कि हाँ इन्वेस्टमेंट में हम पैसा लगा दे रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट को हम लोग मनी से मेजर कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, मनी से मेजर उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मनी से मेजर नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा पार्ट हो जाता है, कैपिटल लेबर भी हो सकता है, कैपिटल आ सकता है, कुछ और रॉ मटेरियल हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स होता है, और ऑल आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल के नॉट अ पार्ट ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। और विच कॉन्सिस्ट ऑफ कैपिटल गुड, कोई भी अगर फाइनल आउटपुट निकला है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, आप कोई चीज प्रोडक्शन नहीं की है। ठीक है, तो उसका फाइनल आउटपुट कुछ निकलेगा, फाइनल आउटपुट निकला, कुछ इन्वेस्ट किए तो उसका फाइनल आउटपुट निकला प्रोडक्शन के थ्रू, फिर वही पार्ट ऑफ द क्या हो जाएगा,
फाइनल आउटपुट ऑफ जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। उसको कहते हैं फाइनल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, उसी को कहेंगे कैपिटल गुड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए कोई भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ठीक है। फिर उसका वर्थ है जो 1 लाख का है, 1 लाख का है, पर मतलब पर ईयर उसका वर्थ है 1 लाख का कोई इंडस्ट्री है, ठीक है। उसका कंजम्पशन गुड्स है, उस कंजम्पशन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है 700 का, कैपिटल गुड्स उसमें लग रहा है उसका 300 का, ठीक है। तो सपोज देयर इज ओनली वन फैक्ट्री कैपिटल गुड्स इन अ कंट्री, ठीक है, विच इज वर्थ ऑफ RS 1 lakhs is producing consumption goods 700 रुपीज एंड कैपिटल गुड्स 300 रुपीज, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर। तो प्रोड्यूस करता है कैपिटल गुड 300 का, कंजम्पशन गुड 700 का। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं क्या होता है। दिस मीन्स क्या हो रहा है कि 1920 में अगर कोई कंपनी जो फैक्ट्री थी, जो ऊपर वाली फैक्ट्री थी, वो तो 700 कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी और 300 कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। तो कोई पार्टिकुलर ईयर 1920 में कर रही थी, तो इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, वो कंपनी जीडीपी 1920 में कंट्रीब्यूट कितना करेगी, 1000 का जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग उसका इन्वेस्टमेंट अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट 300 लगा, ठीक है। 1000 उसको प्रोड्यूस करने में 300 उसका इन्वेस्टमेंट लगा, इट मीन्स कि क्या हो गया, 30% उसको इन्वेस्टमेंट लगा कोई भी पार्टिकुलर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ और। इसमें हम लोग बस यही ध्यान रखना है, क्या हम लोग समझ रहे हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट समझ रहे, कोई भी कंपनी था, कोई पार्टिकुलर ईयर में 1920 में 1000 का प्रोडक्शन किया, जिसमें 300 जो था उसका कैपिटल गुड्स था, 700 उसका कंजम्पशन गुड था, ठीक है। उसमें 1000 का वो प्रोडक्शन किया, तो उसमें उसको 300 उसको इन्वेस्टमेंट लगा था 1000 प्रोडक्शन करने में। तो उसमें क्या हो जाएगा, 30% क्या हो जाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 30% उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो उसका परसेंटेज ऑफ आउटपुट इज कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड। 30% उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वही उसका कंसिस्ट ऑफ परसेंटेज हो जाएगा आउटपुट का, कैपिटल गुड्स का। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एबव एग्जांपल, जो उस इंडस्ट्री का एग्जांपल देखे थे, उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा, क्या था कि कोई कैपिटल गुड्स, एबव इंडस्ट्री था, वो क्या था, पहले 300 इनपुट में 1000 आउटपुट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब वही इंडस्ट्री, ठीक है, 100 रुपीज का इम्पोर्ट कर लेती है, कोई चीज बाहर से कोई चीज इम्पोर्ट कर लेती है 100 रुपीज का 1920 में, ठीक है। तब उसका इनपुट कितना कॉस्ट हो जाएगा, उसका इनपुट कॉस्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा उसका, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसका 400, ठीक है। तो उसका इन्वेस्टमेंट 400 हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन कितना कर रहा है, 1000 का कर रहा है। 300 क्या था उसका कैपिटल गुड्स था, और 700 क्या था उसका कंजम्पशन गुड था। तो अब वो अगर 100 रुपीज इम्पोर्ट कर रहा है, कोई गुड्स इम्पोर्ट कर रहा होगा, कुछ भी कोई भी चीज कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहा है 100 रुपीज, तो अब उसको 1000 प्रोड्यूस करने में उसका इन्वेस्टमेंट कितना गया, 400 इन्वेस्टमेंट गया, ठीक है। तो अब उसको 1000 प्रोड्यूस करने में कितना परसेंट लगेगा, उसको 40% लगेगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज 400 वर्थ ऑफ कैपिटल गुड्स गेटिंग एडेड इन द इकोनॉमी, वो 400 वो इकोनॉमी में ऐड कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर अब वही जो इंडस्ट्री था, जो पहले क्या कर रहा था 1920 में 1000 प्रोड्यूस करने के लिए वो 300 इन्वेस्टमेंट लगा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद वो 100 रुपीज का कोई इम्पोर्ट किया, जो इंडस्ट्री था 1000 प्रोड्यूस करने का 100 रुपया इम्पोर्ट किया, तब उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 300, पहले का इन्वेस्टमेंट था, 100 रुपीज का इम्पोर्ट कर लिया, तो उसका 400 उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। 1000 प्रोड्यूस करने के लिए कितना आउटपुट दे रहा है, इनपुट दे रहा है 400 दे रहा है, इट मीन कब उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया था, 40% इन्वेस्टमेंट हो गया था, ठीक है। अब वही सेम इंडस्ट्री अगर एक्सपोर्ट करती है 40 रुपीज का, मान के लेट अस सपोज मान के चलिए कि वही इंडस्ट्री जब 40 रुपए का एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। तो अब उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 300 पहले था उसका, 300 पहले इन्वेस्ट कर रही थी 1000 प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद 100 रुपीज का वो क्या की, इम्पोर्ट की, प्लस 100 हो जाएगा, और माइनस क्या किया, 40 रुपीज का एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तब अब उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, अब इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 360 रुपीज। उसको अब कितना प्रोड्यूस 1000 प्रोड्यूस करने में उसको कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, उसको 36% लग रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग डिफिनेशन में क्या देखे थे इन्वेस्टमेंट का, कि पार्ट ऑफ द आउटपुट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ द आउटपुट था, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री था, कोई भी इंडस्ट्री था, फैक्ट्री था, इंडस्ट्री था, हम लोग एग्जांपल में देखे थे जो, तो वो 1000 प्रोड्यूस करने के लिए 300 वो आउट इनपुट ले रही थी, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द इनपुट ले रही थी 100 आउटपुट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो सेम इंडस्ट्री 100 का क्या की, इम्पोर्ट कर दी, इम्पोर्ट की तो इन्वेस्टमेंट मेड होगा ना, इम्पोर्ट की तो इन्वेस्टमेंट मेड हो गया, तो उसको 400 इन्वेस्टमेंट लग गया 1000 प्रोड्यूस करने में। लेकिन सेम इंडस्ट्री अगर कोई भी चीज अपना गुड्स
40 रुपीज का एक्सपोर्ट कर देती है, देन उसका अब क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा 360। इट मीन्स कि उसको इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 36% लगा। ठीक है, कैपिटल गुड्स उसका कितना हो जाएगा, उसका 36% उसका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज द इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट इज द इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस, इसको इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं अनदर लैंग्वेज में, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन हुआ ना, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा ना। तो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज द ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को फिर से अच्छे से देखते हैं, उसको क्या होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में क्या हो जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या समझे थे कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा था इकोनॉमी में उसको क्या कर रहे थे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मशीनरी प्लस इक्विपमेंट प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब कभी ना कभी तो कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप हुआ होगा तो उसमें तो मशीनरी इनपुट हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, मशीनरी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है सो भी, और प्लस में नेट एक्वाइजेशन ऑफ वेल्युएबल्स मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम जेम्स स्टोन इटीसी, कुछ भी हो जाएगा। तो आप कोई भी नया चीज एक्वाइजेशन करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट हुआ ना वो भी। आप गोल्ड एक्वाइजेशन करते हैं, लैंड एक्वाइजेशन करते हैं, कुछ भी एक्वाइजेशन करते हैं आप, तो आप कहीं ना उसको तो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हुआ कि आप कभी ना कभी तो उसके इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट है। तो क्या हो जाएगा, तो मशीनरी इक्विपमेंट प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्लस में कोई भी चीज आप एक्वायर कर रहे हैं वो हो जाएगा, और प्लस में चेंज इन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब आपका इन्वेंट्री या स्टॉक कोई चीज का, वो स्टॉक आपका चेंज हो गया तो वो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आपका, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे मशीनरी इक्विपमेंट प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब प्लस में नेट एक्वाइजेशन ऑफ वंडेबल्स मेटल्स, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट अच्छे समझ गए हो कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट क्या था, पार्ट ऑफ द आउटपुट था, कोई भी आउटपुट हमको करना था उसका पार्ट था, जो भी हम इनपुट देंगे वो इन्वेस्टमेंट था। इनपुट क्या था, इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ द आउटपुट। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे, फैक्ट्री का एग्जांपल देखे थे कि कोई भी एक फैक्ट्री थी, उसको वो प्रोड्यूस क्या कर रही थी, 1000 का प्रोड्यूस कर रही थी, जिसमें 700 था उसका कंजप्शन गुड और 300 था उसका कैपिटल गुड। उसमें फर्स्ट में क्या की थी, वो 300 आउट इनपुट दे रही थी तो 1000 तो आउटपुट दे रही थी। ठीक है, फिर सेकंड में क्या की, वो उसके बाद 100 रुपीज का वो कहीं से इम्पोर्ट कर ली कोई चीज, तो 100 रुपीज का इम्पोर्ट कर ली तो क्या हो गया, फिर उसका पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट में आ गया। तब उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 400, और 400 अब लगाने लगी 1000 प्रोड्यूस करने में, तो उसका 40% अब लग लेना का 1000 प्रोड्यूस करने में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या की, वो 40 रुपीज का वो एक्सपोर्ट कर दी, तो क्या हो गया, उसका एक्सपोर्ट कर दी तो इम्पोर्ट में से एक्सपोर्ट घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 360 रुपीज को इन्वेस्टमेंट लग रहा है 1000 प्रोड्यूस करने में। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे, उसके बाद देखे थे कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। जितना आप इन्वेस्टमेंट लगाइएगा उतना आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा, सिंपल सी बात है, हकीकत है कि जितना आप इन्वेस्टमेंट लगाइएगा उतना कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या हो जाएगा, मशीनरी इक्विपमेंट न्यू कंस्ट्रक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई भी चीज आपका है जो आपको इन्वेस्टमेंट में दिए थे, और प्लस में कोई नया चीज एक्वायर कर रहे हैं, जैसे में कोई वेरिएबल कोई कीमती चीज हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर होगा, प्लेटिनम, कुछ भी चीज हो गया। फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक हो गया, आपका अगर स्टॉक बढ़ रहा है, घट रहा है, आपका स्टोर है, कोई भी इन्वेंट्री है, उसको अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। समझ गए इन्वेस्टमेंट अच्छे से क्या होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन को अच्छे से समझे कि डिप्रिसिएशन होता है क्या। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है कि कोई भी फैक्ट्री है और रन कर रही है, सिंपल सी बात, सिंपल सी डिप्रिसिएशन समझाते हैं आपको। डिप्रिसिएशन होता है कि कोई भी फैक्ट्री हो रन कर रही है और उसमें से कुछ भी वैसा पार्ट, मतलब कुछ वैसा पार्ट हो गया जो मतलब अब यूज नहीं हो सकता, मतलब खराब पार्ट हो गया उसका, तो वो डिप्रिसिएशन हो गया। इट मीन्स कि कचरा, मतलब वो अब यूज नहीं किया जा सकता उसको। वियर टीयर में कुछ फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन निकल गया, मतलब ऐसे हो गया जो मतलब स्क्रैप पार्ट, एक तरह से कहिए जो स्क्रैप पार्ट है। कोई भी फैक्ट्री चल रही है, कोई भी फैक्ट्री रन कर रही है, कोई मशीनरी रन कर रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी स्क्रैप पार्ट निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो कभी ने कोई पार्ट खराब हुआ तो क्या हो जाएगा, पार्ट का खराब होगा तो क्या होगा, स्क्रैप पार्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्रैप डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डिप्रिसिएशन यही होता है, क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री है तो उसका स्क्रैप पार्ट जो होगा, खराब पार्ट होगा,
वो कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा, तो क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं अच्छे से। चलिए डेप्रिसिएशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग वही इंडस्ट्री के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो वही इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री के एग्जाम्पल लिए थे, तो इंडस्ट्री क्या था, 1 लाख का था उसका वर्थ कैपिटल था, 1 लाख का, ठीक है। और प्रोड्यूस कितना कर रही थी, 700, उसका 1000 प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें 700 उसका कंजम्पशन गुड्स था, 300 उसका कैपिटल गुड था, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री रन कर रही है, तो उसमें से मान के लीजिएगा, सपोज लेटेस्ट सपोज के 50 रुपीज का उसका कुछ ऐसा डेप्रिसिएशन निकल गया। इट मीन उसका कोई पार्ट खराब हो गया, उसका कोई स्क्रैप्स निकल गया उसका 50 रुपीज का, तब उसका क्या हो जाएगा, 700 तो उसका कंजम्पशन गुड है, 300 उसका कैपिटल गुड है, लेकिन उसका लॉस हो जाएगा ना 50 रुपीज। क्योंकि अगर कोई भी मशीनरी चल रही है, कोई भी फैक्ट्री चल रही है, उसका डेप्रिसिएशन 50 रुपीज का निकल गया, इट मीन उसका 50 रुपीज उसका लॉस हुआ कहीं ना कहीं। तब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था 300, अब वो 300 में से 50 रुपए कम ही इन्वेस्टमेंट करेगा ना, 50 रुपीज कम इन्वेस्ट करने के करेगा। क्यों करेगा 50 रुपीज कम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन में कोई पार्ट खराब हो गया, कोई इंडस्ट्री चल रहा था, उसका फैक्ट्री चल रहा था, उस फैक्ट्री को कोई 50 रुपए का पार्ट ही खराब हो गया, तो पार्ट 50 रुपए का पार्ट खराब हो गया, तो डिप्रिसिएशन में 50 रुपए का पार्ट खराब हो, तो इन्वेस्टमेंट में 50 रुपए उसका माइनस हो जाएगा। इट मीन कि अब उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 250 होगा। 250 इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। इट मीन कि पहले अगर 300 रुपीज इन्वेस्ट करके 1000 का गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब उसका 50 रुपीज का डिप्रिसिएशन आ गया, इट मीन कि उसका कोई पार्ट खराब हो गया, तो 50 रुपए उसका लॉस हो गया उधर से। तब 250 रुपीज इन्वेस्ट करेगा, तब 250 इन्वेस्ट करेगा तो उसका कहीं ना कहीं आउटपुट तो 1000 से कमेगा ही ना, सिंपल सी बात है। तो डिप्रिसिएशन क्या हो गया, स्क्रैप पार्ट हो जाता है, ठीक है, स्क्रैप पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है। डिप्रिसिएशन अच्छे समझ गए, डिप्रिसिएशन क्या होता है, क्या होता है डिप्रिसिएशन, कोई भी मशीनरी है, कोई भी पार्ट है, कोई भी फैक्ट्री है, उसमें से कोई पार्ट खराब हो गया, कोई उसका स्क्रैप पार्ट हो गया, वही डिप्रिसिएशन होगा। और डिप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ये होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से उसका लॉस हो जाएगा, जितना भी रुपीज का डिप्रिसिएट होगा उतना उसका लॉस हो जाएगा। अगर पहले से अगर वो 400 का इन्वेस्ट कर रहा है और अगर उसमें 100 रुपए डिप्रिसिएट हो गया, तो उसको कितना हो जाएगा, उसको 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप। देखिए नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन माइनस हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट कितना था, कितना था नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 300 हो गया और डिप्रिसिएशन कितना हो गया 50, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया 250 रुपीज, ठीक है। 250 रुपीज नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। पहले नेट इन्वेस्टमेंट कितना था उसका 300 इन्वेस्ट करके कितना प्रोड्यूस कर रहा था 1000 प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब उसका नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपीज का डिप्रिसिएट हो गया उस फैक्ट्री में, जो हम लोग ऊपर एग्जांपल देखे थे 50 रुपए को, उसका पार्ट ही खराब हो गया 50 रुपीज का, तब उसका नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 250 रुपीज हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन क्या हो गया, समझ गए जैसे। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, उसका कोई भी पार्ट ऐसे स्क्रैप में आ जाए, उसका खराब हो जाए, तब उसका इन्वेस्टमेंट में से उसका डिक्रीज हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट उसका उससे लॉस हो जाएगा ना 50 रुपीज, इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट अब उसका आ जाएगा 250। चलिए समझ गए होंगे आप डिप्रिसिएशन। चलिए अब समझते हैं सर्कुलर फ्लो क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको, सर्कुलर फ्लो होता क्या है, आप लोग सोचेंगे सर्कुलर फ्लो होता क्या है। चलिए इसको अच्छे से समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आप ट्राई कीजिएगा इसको समझने का, ठीक है। सिंप्लिसिटी में समझिए कि मान के चलिए कि कोई भी ऐसा एक सोसाइटी है, कोई ऐसा एक इकोनॉमिक सोसाइटी या सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि कोई ऐसा एक सोसाइटी है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जिसमें है भी तो क्या है उस सोसाइटी में, बस एक्सटर्नल सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है। आपको एक्सटर्नल सेक्टर अच्छे से पता होगा क्या होता है, हम लोग अच्छे से ऊपर डिस्कस किए हैं पहले लेक्चर में, और प्राइवेट सेक्टर आपको पता होगा, हाउस होल्ड सेक्टर पता होगा। तो मान के चलिए कि ऐसा मानिए कि कोई ऐसा एक सोसाइटी है सर्कुलर इकोनॉमी समझने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल हो जाता तो क्या हो जाता, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी आपको बताया था हम क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट इंडिविजुअल दोनों एट मार्केट प्लेस पर डिसीजन ले, उसको क्या कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि ऐसा कोई सोसाइटी है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्या है सिर्फ एक्सटर्नल सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। चलिए इसको सर्कुलर इकोनॉमी को अच्छे समझते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको क्या होता है। देखिए इंटरप्राइजेस है, कोई भी इंटरप्राइज है, इंडस्ट्री है कोई भी, ठीक है, और हाउस होल्ड है, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी हाउस होल्ड है। तो आपको हम इससे पहले बर्गर वाला एग्जांपल समझे थे हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में, कि हर एक कोई भी इंटरप्राइजेस को सेटअप करने के लिए कोई भी आता है हाउस होल्ड से ही आता है, अगर लेबर भी है वो भी बिलोंग्स करेगा हाउस होल्ड से, और उसका ऑनर भी है वो भी बिलोंग करेगा हाउस होल्ड से। इतना तो आपको पता होगा अच्छे से कि इंटरप्राइजेज में जो भी होगा ऑल बिलोंग्स टू हाउस होल्ड्स। अगर वो कोई भी आउटपुट निकालती है, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करिए, बर्गर प्रोड्यूस करिए, तो बर्गर को कंज्यूम करने वाला भी हाउस होल्ड से होगा, बिलोंग्स करेगा।
हम लोग मुकेश अंबानी का एग्जांपल लिए थे। मुकेश अंबानी जो ओनर रिलायंस ट्रेंड के थे वो भी हाउस होल्ड से बिलोंग करते थे, ठीक है। और जो उनके इंडस्ट्री में जो लेबर काम करते होंगे, जो वर्कर काम करते होंगे, वो भी हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। और जो मुकेश अंबानी कंपनी जो उनके इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन होता होगा, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता होगा, वो भी कंज्यूम कौन कर रहा है? हाउस होल्ड ही कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यही मान के चलिए यहाँ पे एक इंटरप्राइजेज है, ठीक है, और एक हाउस होल्ड है, ठीक है। तो इंटरप्राइजेज बर्गर प्रोड्यूस करती है, बर्गर बनाती है। बर्गर का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बर्गर बनाती है, ठीक है। तो मान के चलिए कोई फैक्टर सर्विस, जैसे आप ही हो, कोई आप हाउस होल्ड में, आप पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हो, तो हाउस होल्ड हो, आपने बर्गर बनाने का डिसीजन लिया कि ठीक है हमको बर्गर बनाना है, ठीक है। तो आप हाउस होल्ड से आए और एक बर्गर का इंडस्ट्री सेटअप कर लिया, ठीक है, बर्गर का इंडस्ट्री सेटअप कर लिया। अब आपको ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं कि बर्गर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या चाहिए, अच्छे से पता है। नेचुरल रिसोर्स चाहिए, उसमें क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, और क्या चाहिए? उसमें लेबर चाहिए, ठीक है, इतना चाहिए। तो आप आए वहां से एक बर्गर का इंडस्ट्री सेटअप कर लिया, ठीक है। तो आपको बर्गर का इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हाउस होल्ड से क्या हायर करना पड़ेगा? आपको लेबर हायर करना पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्स हायर करना पड़ेगा, कैपिटल हायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या पेमेंट करना पड़ेगा? उसके लिए आपको, अगर आप हैं तो आप आए तो आपको तो प्रॉफिट भी चाहिए। अगर कोई भी आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई वहां से उसको लेबर, कहीं कोई हाउस होल्ड से लेबर उसमें अगर लगा रहे हैं तो उसको वेजेस देना पड़ेगा। अगर आप कोई शॉप है या कुछ भी है आपका इंडस्ट्री, उसको रेंट देना पड़ेगा, लैंड है, बिल्डिंग है, कुछ भी, उसका रेंट देना पड़ेगा। अगर आप कहीं बैंक से इंटरेस्ट लाते हैं, कहीं भी अगर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपका फैक्टर पेमेंट क्या हो जाएगा? 100 रुपीज हो जा रहा है। मान के चलिए कि आप 20 रुपीज प्रॉफिट कमा रहे हैं और वेज दे रहे हैं 20 रुपीज, रेंट दे रहे हैं, उसके बाद इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब ओवरऑल आपका फैक्टर पेमेंट 100 हो जा रहा है। तो आप बर्गर का मार्केट प्राइस क्या रखेंगे? आप 100 रुपीज रख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद आप कोई सोसाइटी से आया, आपको बर्गर बना के वो सेल करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। अब कोई हाउस होल्ड से आया, ठीक है, वो आया, फिर आपका 100 रुपीज का वो बर्गर परचेज कर लिया आपसे। तो उसका एक्सपेंडिचर जो आया, मान ली सी आया कोई, और सी आया आपसे बर्गर परचेज करने, ठीक है। और सी आया आपसे बर्गर परचेज करने, तो कितना एक्सपेंडिचर सी खर्चा किया, मतलब अपना एक्सपेंडिचर किया वो 100 रुपीज। 100 रुपीज किसको दिया? आपको दिया, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई और कुछ और इंडस्ट्रीज होता तो क्या प्रोवाइड करता? जैसे एजुकेशनल इंडस्ट्री होता तो क्या प्रोवाइड करता? सर्विस प्रोवाइड करता, ठीक है। तो आप गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसको? सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? बर्गर प्रोवाइड किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सर्कुलर वे में फ्लो हो रहा है चीज, कि कोई आया, ए नाम के बंदा आया, इंडस्ट्री सेटअप किया, और वहां से बी नाम के बंदा को उठाया, और उन लोग वहाँ वर्क, मतलब लेबर एज कुछ ऐसा किया। उसके बाद वो बी को प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट वेज रेंट ये सब देने लगा। उसके बाद सी आया, परचेज किया, फिर डी को गुड्स एंड सर्विस। एक तरह सर्कुलर इकोनॉमी हो गया कि कोई भी आ रहा है, सब हाउस होल्ड से ही बिलोंग कर रहा है। एक इंडस्ट्री कोई सेटअप हो, उसको कोई भी हाउस होल्ड से ही बिलोंग कर रहा है। अच्छे समझ गया। चलिए इसको फिर से एक बार समझते हैं क्या होता है। ए नाम के कोई आदमी था, वो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता था, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता था। तो क्या किया वो, चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग कि ए और वो क्या कह रही थी, बी क्या कह रही थी, सी क्या कह रही थी, डी क्या कह रही थी, ठीक है। तो सी क्या कह रही है कि सी रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। आपने उसके कुछ कोई गुड्स बना के, बर्गर बना के दिया, तो उसमें फ्लो ऑफ पेमेंट कर रहा है कोई। अगर आपसे कोई बर्गर परचेज किया तो क्या किया? फ्लो ऑफ पेमेंट किया, ठीक है। तो सी क्या कर रहा है? फ्लो ऑफ पेमेंट, ठीक है। और डी क्या कर रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब आपने किसी को बर्गर बना के दिया था, क्या दिया? फ्लो ऑफ गुड्स किया। अब सर्विस प्रोवाइड कर, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डी एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। अब उसके बाद बी, ए और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कौन था? आप थे, कोई इंटरप्राइजेस था, ठीक है। तो रिस्क लिया इंडस्ट्री सेटअप करने, बर्गर का इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो क्या हो गया? ए, वो भी हाउस होल्ड से बिलोंग कर रहा था, तो ए और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी इंडस्ट्री का, मतलब ऑनर हो गया, इंटरप्राइजेस होगा, वो हो गया, ठीक है। और बी एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी एरो में क्या था कि आप हाउस होल्ड से क्या एक्वायर कर रहे थे? कैपिटल एक्वायर कर रहे थे, प्रॉफिट वेज रेंट जो भी था, इंटरेस्ट सब आपके यहाँ क्या कर रहे थे? लेबर एक्वायर कर रहे थे। वो बी एरो और रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको अच्छे समझ गए। सी एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो ऑफ पेमेंट। डी एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक क्या था? इंटरप्राइज था, और बी क्या था? जो लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, वो सबका वो बी एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जो कोई हम ऊपर जो बर्गर प्रोड्यूस हुआ 100 रुपीज का, वो क्या हो गया? ग्रॉस जीडीपी, पार्ट ऑफ द जीडीपी हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं 100 रुपीज प्रोड्यूस हुआ, आपने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया, तो पार्ट ऑफ द जीडीपी हो गया, ठीक है। तो अगर अमाउंट ऑफ द मनी रिप्रेजेंटेड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस मूविंग इन सर्कुलर वे,
ठीक है। तो कोई भी अमाउंट ऑफ मनी 100 रुपीज ही है, तो 100 रुपीज सर्कुलर वे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको कोई 100 रुपीज का बर्गर आपने 100 रुपीज का बर्गर सेल किया, ठीक है। तो आपने उस 100 रुपीज को किसको दोगे आप, लेबर को दोगे, रेंट दोगे, इंटरेस्ट रेट दोगे, खुद का प्रॉफिट कमाओगे, तो कहीं ना कहीं 100 रुपीज सर्कुलर वे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर कोई आपसे कहेगी कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस का एस्टिमेट लगा के बताओ, तो आप क्या कीजिएगा, कहीं कोई भी एक एरो ए एंड बी एंड सी एंड डी, कोई भी एक एरो को मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। वही से आपको पता चल जाएगा कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस का क्या है, ठीक है। जीडीपी मेजर करने के लिए क्या कीजिएगा, अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो जीडीपी हुआ, तो जीडीपी मेजर करने के लिए क्या कीजिएगा, आप कोई भी एक एरो, ए एरो, बी एरो, सी एरो, डी एरो, कोई भी एक को ऐड मेजर कर लीजिएगा। अगर आप ए एरो को मेजर करते हैं तो आपका खुद का मतलब प्रॉफिट के वे में हो जाएगा, बी एरो को मेजर करते हैं आप कितना उसको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं, इधर आपका जो अर्निंग है। तो कहीं ना एक एरो को मेजर कर लीजिएगा, तब वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो जाएगा। चलिए जो हम लोग उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग ए एरो, बी एरो एंड सी एंड डी किसी भी एरो को मेजर करके जीडीपी कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जीडीपी अगर हम लोग सी एरो का मेजर करेंगे, गुड्स एंड सर्विस, जो सी एरो में क्या था, सी एरो में क्या था, कोई एक्सपेंडिचर जो आ रहा था, सी उधर से हाउस होल्ड से आ रहा था, बर्गर परचेज कर रहा था, बर्गर परचेज कर रहा था, तो पैसा खर्च किया, पैसा बर्गर परचेज करने में पैसा खर्च किया, तो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। तो जीडीपी मेजर करने का क्या हो गया, वो एक्सपेंडिचर मेथड। आपने बर्गर उसको बनाया था, ठीक है, तो सी आया हाउस होल्ड से और बर्गर परचेज किया, तो क्या होगा, सी ने एक्सपेंड किया, मतलब एक्सपेंडिचर खर्च किया पैसा 100 रुपीज बर्गर को परचेज करने में, तो क्या हो गया, वो जीडीपी को एस्टिमेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, ठीक है। और जो डी लाइन थी वो क्या कह रही थी कि मेजरिंग द एग्रीगेट, डी लाइन क्या कह रही थी, डी लाइन आप बर्गर उसको प्रोड्यूस करके दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप फाइनल उसको प्रोडक्ट वैल्यू एड करके दे रहे थे ना। वैल्यू एड कैसे कर रहे थे कि आप पहले बर्गर उसको फाइनल बर्गर बना के दे रहे थे। बर्गर बनाने के लिए वैल्यू एड क्या क्या करना होगा, उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, उसमें विट्स लगेगा, और जो भी लगेगा उसमें कहीं ना कहीं आप हर एक चीज को ऐड करके एक फाइनल बर्गर आउटपुट दीजिएगा ना, तो वैल्यू एड कर ही रहे उसमें, तो वैल्यू एडेड मेथड हो जाएगा, प्रोडक्ट मेथड इसको कहेंगे। तो आपने डी उसको बर्गर बेचा, अब डी लाइन क्या कर रहा था, बर्गर बेच रहा था, तो डी जो बर्गर बेचा आपने, तो क्या किया, उसको प्रोडक्ट मेथड उसको कहेंगे, ठीक है। और जो बी लाइन था इनकम मेथड हुआ। इनकम मेथड कैसे हुआ, कहीं ना कहीं आपके शॉप में बर्गर वाला लेबर काम कर रहा है, तो उसका भी इनकम हो गया। कोई कहीं आप किसी से रेंट पे किसी एक्वायर किए हैं रेंट पे, तो उसको रेंट पे करें, उसका भी इनकम हो गया। आपका भी प्रॉफिट हो गया, तो आपका भी इनकम हो गया। कहीं ना कहीं किसी इंटरेस्ट कैपिटल लिया, तो उसका भी इनकम हो गया। तो इनकम मेथड से हो गया परचेज, सर्कुलर में फ्लो कर रहा है। इसको तो अच्छे समझिए, फिर से चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होता है सर्कुलर में कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कैसे कर रहा है सर्कुलर में फ्लो, कि ए जो था इंडस्ट्री एक लगा था, ठीक है, तो ए आया, आपने इंडस्ट्री लगाया, ठीक है, और बी आपने हायर किया, क्या हायर किया, वेजेस आपने क्या लेबर हायर किया, कैपिटल हायर किया, रॉ मटेरियल हायर किया, सब कुछ आप लाए एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो अब बी को पे कीजिएगा, ठीक है, बी को आप पे कर दिए, ठीक है। अब एक आया, कोई बंदा आया और आपसे वो बर्गर जो आप बना के उसको बेचे, वो आपसे खरीद लिया, तो एक्सपेंड करिए, तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया वो, ठीक है। फिर आपने उसको क्या किया, वैल्यू ऐड करके दिया होगा। ऐसे तो कच्चा बर्गर तो नहीं दे दीजिएगा, उसको अच्छा से बर्गर तैयार करके ही दीजिएगा। तो क्या किया आपने, उसको वैल्यू ऐड करके दिया, तो वैल्यू एडेड मेथड हो गया वो, ठीक है। तो आपने अब जो बी था वो क्या था, इनकम मेथड। अब आपके इंडस्ट्री से बहुत लोग का इनकम हुआ, एक लेबर का इनकम हुआ, एक जो इंटरेस्ट लिए थे उसको हुआ, जिस पे रेंट लिए थे उसका हुआ, आपका भी इनकम हुआ, एक तरह से इनकम मेथड। अब बच्चे समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि दस वी कैन मेजर द एग्रीगेट आउटपुट जीडीपी इन 3 वेज, ठीक है, 3 वेज में मेजर कर सकते हैं इसको। अब इसको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब जीडीपी पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे तीनों को। एक्सपेंडिचर मेथड को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनकम मेथड को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एंड वैल्यू एडेड मेथड को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से एक पता चल गया हम लोग को कि हम लोग जीडीपी को 3 वे मेजर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, इकोनॉमिक टफ कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा बस, कुछ नहीं टफ है इकोनॉमिक। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा था। अब ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर सर्कुलर वे में इकोनॉमी हो रहा था, तो क्या हो रहा था उसमें 100 रुपीज का बर्गर प्रोड्यूस हो रहा था, 100 रुपए कंज्यूमिंग कर रहा था, ठीक है। उसमें कोई तो सेविंग वेविंग नहीं ना कर रहा था। आपने 100 रुपीज का बर्गर बना के दिया, आपको 100, आप वो किसी ने 100 रुपीज आपसे बर्गर खरीदा और आपने 100 रुपीज कहीं ना कहीं पे कर दिया, तो उसमें सेविंग तो नहीं हुआ, मतलब जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना कंजप्शन हो गया, ठीक है, तो सेविंग नहीं हुआ उसमें। चलिए देखते आगे। तो इसमें कोई सेविंग नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे होगी सेविंग नहीं है, तो इससे होगा कि जैसे में कि प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहेगा, रिमेन स्टैग्नेंट, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं होगा, कोई नई न्यू कैपिटल ऐड नहीं होगा। अगर आपको
लेट अस सपोज अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक बर्गर शॉप से 2 बर्गर शॉप हो जाए या मेरे बर्गर प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ जाता है, कैसे कैपेसिटी बढ़ेगा आपका? जब आप कुछ सेव कीजिएगा तब तो। और सेव वहां पे तो उस सर्कुलर इकोनॉमी हम जो ऊपर में एग्जांपल ली उसमें तो सेव हो ही नहीं रहा था। जितना कोई अर्न कर रहा था उतना कंज्यूम कर रहा था, उतना इन्वेस्ट उतना कंज्यूम कर ले रहा था, तो सेविंग तो हुआ ही नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी स्टैग्नेंट रह जाएगा, मतलब वो मतलब मूव नहीं, ग्रो नहीं करेगा, स्टैग्नेंट ही रहेगा, सिकुड़ के रह जाएगा, स्टैग्नेंट ग्रो नहीं करेगा इकोनॉमी। इससे क्या होगा आगे, तो दे विल, इस कह रहे कि दे विल प्रोड्यूस द सेम वन बर्गर वर्थ 100 रुपीज ईच ईयर एंड कंज्यूम। वही है कि सेम 100 बर्गर प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 रुपीज का, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें सेविंग नहीं हो रहा है। और सेविंग करना क्यों जरूरी है, आगे चल के देखते हैं कि सेविंग करना जरूरी क्यों है। इसमें ये समझ गया अच्छे से कि ऊपर जो था 100 रुपये का बर्गर प्रोड्यूस कर रहा था, 100 रुपये कंज्यूम कर रहा था, इसमें कोई सेविंग नहीं हो रहा था। तो इकोनॉमिक क्या, अगर कोई सेविंग नहीं होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हो जाएगा तो कोई भी क्या कहते हैं, ग्रोथ नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम लोग देखें कि हम लोग को सेविंग करना, अब हम लोग देखते हैं कि पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि सेविंग करना क्यों जरूरी है। सेविंग करना जरूरी क्यों है, मान के चलिए कि कोई भी हाउस होल्ड का बर्गर का डिमांड इंक्रीज हो गया, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ बर्गर इंक्रीज हो गया कोई भी हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड का नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया या नंबर ऑफ कंजम्पशन हो गया, इंक्रीज हो गया, तो डिमांड ऑफ द बर्गर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, डिमांड ऑफ बर्गर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, तो अब एक ही रास्ता है, अब इंटरप्राइजेज को ज्यादा बर्गर बनाना पड़ेगा। ज्यादा बर्गर बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको नया नया इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, ज्यादा बर्गर का मशीन लगाना पड़ेगा जो ज्यादा बर्गर बना सके। ठीक है, पहले अगर एक बर्गर का मशीन से बनता था तब कंजम्पशन नहीं पूरा, तो उसको 2 मशीन लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और कोई भी सोसाइटी में बर्गर का कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो बर्गर का कंजम्पशन इंक्रीज हो गया तो क्या करेगा, उसको अब नया एक बर्गर का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। और बर्गर का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बर्गर का नया मशीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, बर्गर का मशीन लगाने से क्या हो जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर के को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मशीन लगाना पड़ेगा। तो मशीन का पैसा कहाँ से आएगा, कभी आप सोचिए अब कि मशीन जो लगाना है, उस सर्कुलर इकोनॉमी में तो जो क्या था कि जितना का कंज्यूम कर रहे थे उतना को उसको, मतलब जितना का एक्सपेंड कर रहे थे उतना कंज्यूम कर रहे थे, जितना उसको मतलब इन्वेस्ट कर रहे थे उतना उसको कंज्यूम हो रहा था, मतलब उसमें सेविंग नहीं था। सर्कुलर इकोनॉमी क्या था, सेविंग नहीं था। लेकिन यहाँ पे बर्गर का डिमांड बढ़ गया, अब बर्गर का डिमांड बढ़ गया तो नया मशीन लगाना है, और नया मशीन लगाना है तो सेविंग है नहीं, अब सेविंग है नहीं तो नया मशीन कहाँ से लगेगा, सोचने वाली बात है। सर्कुलर इकोनॉमी तो कुछ सेव कर रहे नहीं रहे थे हम लोग, अब पता चला सेविंग का इंपॉर्टेंस क्या है, सेविंग क्यों करना था उसमें, सेविंग इसलिए करना था कि अब बर्गर का डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग को इकोनॉमी को एक्सपैंड कर सके। इट मीन्स कि सेविंग को कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स हो जाएगा, जितना सेव करेंगे उतना कैपिटल गुड्स हो जाएगा। जितना अगर वही हम उस टाइम अगर पैसा उसमें सेव हुआ रहता था, बर्गर का नया मशीन लग जाता, तो नया मशीन आता, इट मीन्स कि क्या हो जाता, कैपिटल गुड आ जाता, नया कैपिटल गुड आ जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते चलिए अब देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे होगा, सेविंग वेविंग करना जो हो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। चलिए देखते हैं इसको। जैसे मैं ऊपर वाला हाउस होल्ड क्या कर रहा था, 100 रुपये का बर्गर प्रोड्यूस कर रहा था, 100 रुपये कंज्यूम कर रहा था, लेकिन अब हाउस होल्ड ने क्या डिसाइड किया कि नहीं भैया अब हमको कुछ सेविंग करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अब 70 रुपीज का वो कंज्यूम करेगा और 30 रुपीज को सेव करेगा वो। जैसे में उसमें क्या कर रहा था, 100 रुपीज अर्न कर रहा था, 100 रुपीज खर्च कर दे रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, 100 रुपीज खर्च कर रहा था, उसमें सेविंग नहीं होगा। लेकिन अब हाउस होल्ड ने डिसाइड किया कि नहीं भैया अब बिना सेविंग का कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या किया उसने, अब 70 रुपये अब खर्च कंज्यूम करेंगे और 30 रुपीज जो होगी उसको सेव करेंगे। ठीक है, अर्न जो 100 रुपया जो अर्न किया वो, जैसे बर्गर का शॉप ही था, बर्गर का शॉप वाला क्या किया, 100 रुपये का बर्गर सेल किया तो 100 रुपये अर्न किया, तो 100 रुपये अर्न किया तो क्या हो रहा था, उसको 100 का 100 खर्च हो जा रहा था। ठीक है, तो खर्च हो जा रहा था, लेकिन अब वो क्या डिसाइड किया कि नहीं अब 70 रुपीज को ही खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और 30 रुपीज को क्या करेंगे, सेव करेंगे, जो हम सब 100 रुपीज कमाए। तो कैसे हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वो सर्विस में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर, सेम सब कुछ सर्विस वही सब कुछ प्रोवाइड, जो सब कुछ रहेगा सेम फैक्टर में रहेगा, बस उसको सेविंग करना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि नाउ इंटरप्राइजेज विल प्रोड्यूस बर्गर वर्थ RS70 because now the household sector want to consume burger worth RS70 only। ठीक है, तब हाउस होल्ड ने क्या किया, डिसाइड किया कि अब हमको 70 रुपये का ही बर्गर खाना है। पहले कोई क्या था कि 100 रुपये कमा रहा था और 100 रुपये का बर्गर ही खा जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब हाउस होल्ड ने डिसाइड किया कि नहीं अब हम 100 रुपये अर्न कर रहे हैं तो हम 70 रुपये का ही बर्गर खाएंगे, 30 रुपये सेव करेंगे। तो अब बर्गर का शॉप वाला क्या करेगा कि अब उसका क्या करेगा, 70 रुपये का ही डिमांड है, हाउस होल्ड 70 रुपये की डिमांड कर रहा है क्योंकि 30 रुपये वो बचाना चाहता है,
तो 30 रुपीज़ का वो 70 रुपये का ही बर्गर बनाएगा। अब वो बर्गर शॉप वाला क्या करेगा, 70 रुपये का ही बर्गर बनाएगा, क्योंकि अब वो 70 रुपये का ही डिमांड है बर्गर का। ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलिए, कैसे पॉसिबल हुआ समझ गए ना, कि वहाँ सेविंग करने लगा। हाउस होल्ड ने डिसाइड किया कि नहीं, अब जितना कमा रहे हैं उसको उतना, जितना अर्न कर रहे हैं उतना खर्च करना सही चीज़ नहीं है, 30 रुपीज़ हमको सेव करना होगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस डायग्राम को फिर से एक बार अच्छे से देखते हैं, सर्कुलर इकोनॉमिक्स वाला डायग्राम को। ठीक है, उस डायग्राम में क्या था, उसमें सेविंग नहीं हो रहा था, इसमें क्या है, सेविंग हो रहा है। 30 रुपीज़ सेविंग हो रहा है। इसमें क्या आ गया, बैंक आ गया, बैंक आ गया, उसमें बैंक नहीं था, उसमें सेविंग नहीं था। ठीक है, इसमें बैंक आ गया, सेविंग हो रहा है 30 रुपीज़। ठीक है, बैंक भी कहाँ से बिलोंग करते हैं हम लोग, पता है हम लोग को, हाउस होल्ड सेक्टर से बैंक भी बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए इसको फिर से समझते हैं। कोई फैक्टर सर्विस है, मान के चलिए बर्गर का ही है, कोई भी बर्गर का ही है, तो फैक्टर सर्विस सेम है, सब कुछ फैक्टर, आप बर्गर का किए, बर्गर का शॉप खोले, सब कुछ सेम है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, आप 30 रुपीज़ सेव करने लगे, और 30 रुपीज़ सेव होने लगा, तो 30 रुपीज़ कहीं ना कहीं आपको 30 रुपीज़ सेव होते 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 कल एक आप बर्गर का मशीन खरीद सकते हैं, एक नया कैपिटल गुड्स हो गया, आपके लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको, तो इन्वेस्ट हो गया तो क्या हो गया, आपको कैपिटल गुड हो गया। 30 रुपीज़ क्या हो गया, आपका कैपिटल गुड हो गया। 30 रुपीज़ आपका क्या हो गया, एक कैपिटल गुड हो गया, क्योंकि आप 30 रुपीज़ यहाँ सेव कर रहे हैं। ठीक है, इसको फिर समझते हैं। ये यहाँ से एक मतलब आप है, एक इंडस्ट्री खोले। ठीक है, इंडस्ट्री खोले तो आपको क्या चाहिए, इसको आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या चाहिए, आपको इंडस्ट्री खोले तो आपको तो होप होगा कि इंडस्ट्री से मेरे को प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट भी अर्न करना है, वेज भी, अगर जो लेबर हायर कीजिएगा उसको वेज देना होगा, और जैसे रूम होगा, चाहे बिल्डिंग होगा, चाहे लैंड होगा, कुछ भी, उसका रेंट भी देना होगा। अब कहीं से कैपिटल हायर कीजिएगा, उसका इंटरेस्ट भी देना होगा। ठीक है, यहाँ तक तो पता था। फिर उसके बाद आप बर्गर बना के बेचिएगा। ठीक है, तो बर्गर कोई हाउस होल्ड से आएगा, आपका बर्गर पे एक्सपेंड, बर्गर परचेज करेगा, तो आप उसको क्या प्रोवाइड कीजिएगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा। लेकिन पहले और में क्या डिफरेंस है, पहले का जो हाउस होल्ड था वो 100 रुपीज़ अर्न कर रहा था, और 100 ही क्या कर रहा था, एक्सपेंड, खर्च कर दे रहा था। लेकिन अब हाउस होल्ड क्या सोच रहा है कि नहीं, अब हमको सेविंग करना है। कितना करना है, 30 रुपीज़ सेविंग करना है। तो अब क्या वो सोचा कि 70 रुपीज़ का ही बर्गर का डिमांड कर रहे हो, तो आप क्या कीजिएगा, उसको 70 रुपीज़ का ही बर्गर बनाइएगा। तब गुड्स एंड कितना, गुड्स एंड सर्विस कितना का सर आप प्रोवाइड करें, 70 रुपीज़ का। तो कहीं ना कहीं 100 रुपीज़ हो रहा है, लेकिन 30 रुपीज़ सेव हो रहा है। 30 रुपीज़ सेव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कैपिटल गुड्स हो रहा है। इसके लिए हाउस होल्ड से तो सब है ना, आपको यहाँ लग रहा होगा कि 70 30 70 हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 70 30 100 हो जा रहा है, यहाँ 70 हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाउस होल्ड से आप भी है, हाउस होल्ड से ए भी है, हाउस होल्ड से ए भी है, हाउस होल्ड से बी भी है, हाउस होल्ड से सी भी है, हाउस होल्ड से डी भी है। ठीक है, सब तो हाउस होल्ड से है। अगर बाय द वे कोई 70 रुपये कंज्यूम कर रहा है, मतलब सेव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई तो सेव कर रहा है, तो 70 रुपये सेव कर रहा है, तो कैपिटल गुड ही हुआ ना, जिसमें कोई एक और इंडस्ट्री लगा सकता है कोई। अब 30 रुपये इन्वेस्ट सेव करके कोई एक और इंडस्ट्री लगा सकता है, तो कहने के कैपिटल गुड इंक्रीज हुआ, इकोनॉमिक इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल गुड इंक्रीज हुआ। तो ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए अच्छे से। अब चलिए आगे देखते, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे में ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड है, ये क्या बंदा सोच रहा है, बंदा ये सोच रहा है कि अगर मैं 30 रुपीज़ सेव करूँ तो मेरा सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 रुपीज़ कैपिटल गुड हो जाएगा, जिसको हम इकोनॉमिक्स में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बंदा ये सोच रहा है कि अगर हम 30 रुपये सेव करेंगे तो 30 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका, 30 रुपये कैपिटल गुड हो जाएगा, और उस 30 रुपीज़ को कहीं और एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, इकोनॉमी में वो प्रोड्यूस कर सकता है उसको। ठीक है, तो उसके बाद ये फिर क्या सोच रहा है, थोड़ा लालची टाइप के इंसान है, ये फिर सोच रहा है कि अगर हम 60 रुपये कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब 60 रुपये का कंजम्पशन गुड्स ले लेते हैं, इसमें क्या कर रहा था, 70 रुपये का कंजम्पशन गुड ले रहा था, अगर 100 अर्न कर रहा था ये बंदा, तो 70 रुपये का वो कंज्यूम कर रहा था, 30 रुपये सेव कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये बंदा फिर क्या सोच रहा है कि नहीं नहीं, अब हमको 60 रुपये कंज्यूम करेंगे और 40 रुपये सेव करेंगे। इट मीन्स कि अब क्या सोचने लगा कि नहीं, अब 10 रुपये ज़्यादा सेव करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, आप सोचा कि 10 रुपये ज़्यादा सेव करेंगे तो मेरा जो 40 रुपये होगा वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा, और 10 रुपये उसका ज़्यादा कैपिटल गुड हो गया ना। तो आप समझ गए सेव करना क्यों जरूरी है, समझ गया ना कि सेविंग क्या है, सेविंग इक्विवेलेंट टू क्या। इस एग्जांपल के थ्रू हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि सेविंग इक्विवेलेंट टू कैपिटल गुड्स, जितना आप सेव कीजिएगा वही आपका कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सेविंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन द इकोनॉमी। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा सेविंग कीजिएगा उस उतना ही हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या करें, व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे, सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्ट किए थे, तो उसमें हमने कहा था ना कि आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए, लेटर सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि देयर इज नो गवर्नमेंट का रोल, अगर गवर्नमेंट रहेगा तो सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड एक्सटर्नल सोसाइटी। ठीक है, सेक्टर, इफ एन इकोनॉमी वांट टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स, हम लोग ऊपर एग्जाम्पल से क्या समझ रहे हैं कि अगर हम लोग को ज़्यादा कैपिटल गुड्स चाहिए तो ज़्यादा सेविंग करना पड़ेगा, यही तो समझ रहे हैं ना,
अगर हम लोग को जितना सेविंग करेंगे तो उतना, अगर बर्गर का डिमांड बढ़ा हुआ है, कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, तो हमको बर्गर को डिमांड कंजम्पशन पूरा करने के लिए नया मशीन चाहिए। और नया मशीन कहाँ से आएगा? जब हम सेविंग करेंगे तब, और सेव करेंगे तब वो नया मशीन लाएंगे, तब डिमांड पूरा करेंगे, तो इकोनॉमिक यहीं से एक्सपेंड होगा। ठीक है, ओवरऑल यही कह रहा है। अब हम लोग को पता है, क्या पता है कि इन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन क्या पता था आपको? इन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन था कि पार्ट ऑफ द आउटपुट, मतलब पोर्शन, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी आप, जैसे में आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या एक्सेप्ट रहेगा कि आप 1000 निकाले तो 100 रुपीज क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ द आउटपुट हो जाएगा 100। 1000, अब कोई भी 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा उससे कि हमको 1000 प्रॉफिट हो, 1000 आउटपुट निकले। तो 1000 आउटपुट निकले तो 100 रुपीज क्या हो जाएगा? व्हाट इज 100 रुपीज? 100 रुपीज हो जाएगा पार्ट ऑफ द 1000 रुपीज। इट मीन्स की पार्ट ऑफ द आउटपुट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट समझिएगा अच्छे से। लास्ट में करें कि हाई, कह रहा है क्या कि हेंस सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जितना सेविंग कीजिएगा, अब जितना 30 रुपये सेविंग कीजिएगा तो 30 रुपये ही इन्वेस्ट कीजिएगा। आप सेविंग ही नहीं कीजिएगा तो इन्वेस्ट कहाँ से कीजिएगा? तो कह रहे हैं कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एंड हायर सेविंग हायर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओवरऑल उतना ऊपर से हम लोग यही समझे कि जितना ज़्यादा सेविंग होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी एक्सपेंड करेगा। अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो इकोनॉमी क्या हो जाएगा? सिंक्रोनाइज होकर रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि दिस इज सो इकोनॉमिक वांट्स टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। कोई भी इकोनॉमिक ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना चाह रही है इन फ्यूचर ईयर में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा कैपिटल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैपिटल कैसे प्रोड्यूस होगा? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तब से हम लोग चला के यही समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा सेविंग हो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा कैपिटल गुड्स होगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हायर इज द सेविंग, हायर द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस, और हायर कैपिटल गुड प्रोड्यूस होगा तो हायर ग्रोथ ऑफ पाथ, इकोनॉमी अपना जो रहेगा हायर ग्रोथ ऑफ पाथ पे रहेगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको देखते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम इंडिया क्या कर रहा था कि इंडिया के इकोनॉमी का प्रोड्यूसिंग, जितना भी इंडिया का इकोनॉमी का प्रोडक्शन हो रहा था उसमें 95% इंडिया कंज्यूम कर लेता था गुड्स को, और 5% वो क्या कर रहा था? कैपिटल गुड में फॉर्म कर रहा था, यानी सेव कर रहा था। तो उसका सेविंग क्या हो जाएगा? इंडिया का उस टाइम था 5%। लेकिन जब हम लोग, अब जब इंडिया वाले सोचने लगे नहीं भैया अब इतना कम सेविंग करने से कुछ नहीं होगा, अब अगर अपने देश को ग्रोथ करना है तो ज़्यादा सेविंग करना पड़ेगा। तब उसका नतीजा क्या आया कि 1920 में इंडिया का सेविंग हो गया अराउंड 28% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, विच मीन्स द 72% का कंजम्पशन गुड हो गया, 28% कैपिटल गुड हो गया। 1920 में अब 28% सेविंग होने लगा, और 28% सेविंग होने लगा 28% कैपिटल होगा, क्योंकि ऊपर हम लोग तब से यही समझ रहे हैं कि सेविंग इज इक्वल टू कैपिटल गुड्स। जितना सेव कीजिएगा उतना कैपिटल होगा। दैट इज, अब 28% कैपिटल गुड है तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा 28%। पहले 5% कैपिटल गुड था जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम तो 5% सेविंग कर रहे थे तो 5% कैपिटल गुड था, और 5% इन्वेस्ट कर रहे थे। देश अपना जो ग्रोथ था अपने देश का, वो कंट्री का, वो स्लो था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई अब कंट्री का ग्रोथ फास्ट करना है, 1920 उसका नतीजा सेविंग करने लगे, और सेविंग करने लगे तो उसका रिजल्ट 1920 में ये आ रहा है कि 72% हम लोग का कंजम्पशन गुड हो गया, 28% कैपिटल गुड हो गया। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट हम लोग ज़्यादा बढ़ा देंगे, अब सेव ज़्यादा करें तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन चाइना कॉन्स्टेंटली हैव बीन प्रोड्यूस मोर देन कैपिटल गुड्स, 40% उसका कैपिटल गुड है। इट मीन्स कि 40% वो लोग सेव कर ले रहा है 40%, और 60% ही कंज्यूम कर रहा है। इसी वजह से चाइना का क्या है ना कि हमेशा वो इन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, क्योंकि वो ज़्यादा सेव कर रहा है, और ज़्यादा सेव कर रहा है तो ज़्यादा कैपिटल गुड लगाएगा, और ज़्यादा कैपिटल गुड लगाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा कहीं ना कहीं वो अपना कंट्री को ग्रोथ करेगा। चलिए समझ में आएगा, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए अच्छा है।